बिहार में सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का विस्तार। गांधी मैदान में नए मंत्रियों ने ली शपथ। पटना में प्रधानमंत्री के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। वित्त मंत्री ने पलामू में जवानों से मुलाकात कर बढ़ाया हौसला। जामताड़ा में मंत्री इरफान ने सिंचाई और जल संरक्षण से जुड़ी 7 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। भाजपा ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल। जनजातियों की उपेक्षा का आरोप। कांग्रेस पार्टी में पत्राचार वार जारी। सहयोगी झामुमो ने दी मर्यादा में रहने की नसीहत। और विधानसभा के पुस्तकालय कक्ष में ई विधान पर कार्यशाला का आयोजन। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कार्यदक्षता पर दिया जोर। पेपरलेस कार्यवाही पर बल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार में सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल के विस्तार की खबर से। बिहार में सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का आज विस्तार हुआ। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य समारोह में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि इससे पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ जदयू कोटे के 2 मंत्रियों ने शपथ ली थी। आज के शपथ ग्रहण के साथ बिहार में मंत्रिमंडल का स्वरूप पूर्ण हो गया है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार यहां अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। इससे पहले पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए इस दौरान सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया।
इधर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू के पाटन प्रखंड अंतर्गत चेतमा पुलिस पिकेट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही पिकेट में तैनात जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने पिकेट में विधायक निधि से कूलर और वाटर प्यूरिफायर मशीन उपलब्ध कराने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने स्थानीय लोगों से भी संवाद कर जन समस्याओं की जानकारी ली और समाधान का भरोसा दिलाया। मंत्री इरफान अंसारी ने जामताड़ा के पंदनी में सिंचाई और जल संरक्षण से जुड़ी 7 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने इन परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए कहा कि सरकार की इस पहल से खेतों तक पानी पहुंचेगा, किसानों की आय बढ़ेगी और गांव में खुशहाली आएगी। श्री अंसारी ने यह भी कहा कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव दिख रहा है। झारखंड स्वास्थ्य सेवाओं में देश भर में तीसरे स्थान पर पहुंचा है। इधर स्वास्थ्य मंत्री के दावों के इतर राज्य में व्यवस्थाएं तंत्र की पोल खोल रही हैं। ताजा मामला गोड्डा का है, जहां एक आदिम पहाड़िया जनजाति की महिला मीरा मालतो की शव के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक निजी क्लिनिक में शव के दौरान मालतो की मौत हो गई थी। इस मामले पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए क्लिनिक को सील कर दिया है। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने प्रसूता की समुचित स्वास्थ्य सेवा के अभाव में मौत पर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि यह एक प्रसूता की मौत नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की मौत है। श्री साहू ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री को भी घेरा है। प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों पत्राचार वार से राजनीति गर्मा गई है। 2 पत्र प्रदेश प्रभारी को लिखने के बाद वित्त मंत्री सह पार्टी के वरिष्ठ नेता राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को भी पत्र लिखा है। उन्होंने प्रदेश नेतृत्व की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। वित्त मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बीच पत्राचार वार से सरकार की भी किरकिरी हो रही है। इधर कांग्रेस पार्टी में मचे घमासान की तपिश की आग गठबंधन में भी नजर आने लगी है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने 2 टूक कहा है कि ऐसी बातें सार्वजनिक मंच पर लाना उचित नहीं है, मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि भाषा सहित विभिन्न मुद्दों पर वित्त मंत्री द्वारा सरकार को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जो बातें कैबिनेट के अंदर या गठबंधन नेताओं के बीच होनी चाहिए, उनका बाहर आना अफसोसजनक है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की कल रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। श्री अधिकारी ने इसे सुनियोजित हत्या करार दिया है। पश्चिम बंगाल के मध्यम ग्राम के पास भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पिए चंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। हमलावरों ने चंद्रनाथ को निशाना बनाकर गोली चलाई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आपको बता दें, इस दौरान घायल हो चुके ड्राइवर को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अपोलो अस्पताल ले जाया गया। ड्राइवर के दाहिने हाथ, पेट और सीने में गोली लगी है और उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। इस हत्याकांड के बाद डीजीपी समेत पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। थोड़ी देर में फोरेंसिक की टीम भी सबूत इकट्ठा करने के लिए पहुंच गई। हमले में इस्तेमाल किए गए वाहन को जब्त कर उसकी जांच की जा रही है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। खास बात यह है कि जिस गाड़ी को इस मर्डर के लिए इस्तेमाल किया गया, उसकी नंबर प्लेट फर्जी है। तो चुनाव परिणाम के बाद अगर देखा जाए, यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, उनके पीए चंद्रनाथ राय की यहाँ हत्या की जाती है, सुनियोजित ढंग से ये हत्या की गई। और खास तौर से अभी तक इस मामले की अगर बात की जाए तो जांच लगातार जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा कर कहा कि देश भर में भाजपा का लगातार जनाधार बढ़ रहा है, जो हालिया 5 प्रदेशों के चुनाव परिणाम से परिलक्षित हो रहा है। पार्टी की असफलता लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का अथक प्रयास, त्याग, बलिदान एवं आम जनता की भरोसे का नतीजा है। श्री सोरेन ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सदैव इस भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करते रहेंगे।
देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से सशस्त्र सेनाओं के सम्मान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर को अपनी डीपी के तौर पर प्रदर्शित करने की अपील की है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 22 अप्रैल की पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 6 मई की रात और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों को निस्तानाबूद कर दिया था। भारत के इस प्रहार से कई आतंकी ढेर हो गए थे। रिपोर्ट। 2025 कश्मीर के पहलगाम की शांत वादियां उस दिन अचानक गोलियों की आवाज से दहल उठी। हवा में खुली ठंडक को नफरत की आग ने चीर दिया। मासूम लोगों से उनका नाम, उनका धर्म पूछा गया और फिर उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। 26 जिंदगियां जो कुछ पल पहले तक अपने सपनों में जी रही थीं, अचानक खामोश हो गई। उस दिन सिर्फ लोग नहीं मरे थे, इंसानियत जख्मी हुई थी, भरोसा टूटा था और पूरे देश का दिल रो पड़ा था। लेकिन उसी दर्द, उसी आक्रोश और उसी आंसुओं के बीच जन्म हुआ एक संकल्प का, एक ऐसे जवाब का जो सिर्फ बदला नहीं बल्कि न्याय था। उस संकल्प का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर हद तक जा सकता है। 6 और 7 मई की रात भारतीय सशस्त्र बलों ने सटीक और सुनियोजित तरीके से पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 बड़े आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें 100 से अधिक आतंकी मारे गए। ये वही ठिकाने थे जहां जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख कमांड सेंटर थे, जो पुलवामा और मुंबई जैसे बड़े हमलों के लिए जिम्मेदार थे। इस पूरे अभियान की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सटीकता और संयमित रणनीति रही। भारत ने साफ तौर पर यह संदेश दिया कि उसकी कार्रवाई सिर्फ आतंकवादी ढांचे तक सीमित है, ना कि किसी पाकिस्तानी नागरिक या सैन्य संस्था के खिलाफ। हालांकि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई के नाम पर उकसावे की रणनीति अपनाई। ड्रोन और मिसाइल हमलों के माध्यम से धार्मिक स्थलों और नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया, लेकिन भारत की सशस्त्र वायु रक्षा प्रणाली ने हर खतरे को सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस और सैन्य ठिकानों को निष्क्रिय कर दिया, जिससे उसकी सैन्य क्षमता को बड़ा झटका लगा। जमीन, आसमान और समुद्र तीनों मोर्चों पर संचालित यह अभियान भारतीय सशस्त्र बल की 3 सेनाओं, थल, वायु और नौसेना के बेहतरीन तालमेल और संयुक्त क्षमता का सशक्त उदाहरण बना। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी हथियारों ने न केवल अहम बल्कि निर्णायक भूमिका निभाई। स्वदेश में विकसित आधुनिक स्वदेशी हथियारों ने सेना को सटीक, तेज और प्रभावी कार्रवाई करने में सक्षम बनाया। आज का युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी चलता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा के जरिए बदनाम करने की कोशिश भी हुई, लेकिन भारत ने तथ्यों, पारदर्शिता और डिजिटल सतर्कता के जरिए इस सूचना युद्ध में भी मजबूती से जवाब दिया। सिर्फ सैन्य ही नहीं, भारत ने कूटनीतिक और आर्थिक स्तर पर भी सख्त कदम उठाए। सिंधु जल संधि को निलंबित करना, अटारी वाघा सीमा बंद करना, व्यापार रोकना, ये सभी कदम पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए उठाए गए। इससे साफ संदेश गया कि आतंकवाद को समर्थन देने की कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रणनीति को एक नया आयाम दिया। इसने ये स्पष्ट कर दिया कि अब आतंकवाद और उसको बढ़ावा देने वालों के बीच कोई फर्क नहीं किया जाएगा। यदि हमला होगा तो जवाब भी उतना ही सटीक और प्रभावी होगा। यही कारण है कि ये ऑपरेशन आने वाले वर्षों में एक मिसाल के तौर पर याद किया जाएगा, जहां साहस, सटीक रणनीति और जिम्मेदारी का बेहतरीन संतुलन देखने को मिला। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि दुनिया को दिया गया एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अब हर चुनौती का जवाब सोच समझकर लेकिन पूरी ताकत के साथ देता है।
झारखंड विधानसभा के पुस्तकालय कक्ष में ई विधान पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बेहतर कार्यदक्षता पर जोर दिया, साथ ही सदन में पेपरलेस कार्यवाही पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विधायी व्यवस्थाएं और संस्थाएं यदि ठीक से कार्य करेंगी तो कार्यपालिका को और अधिक जवाबदेह होना पड़ेगा। इसलिए हमारी संवैधानिक व्यवस्था में भी विधानसभा सचिवालय को कार्यपालिका से हटकर स्वायत्तता दी गई है। विधानसभा को आगामी मॉनसून सत्र से पहले नेशनल ई विधान के माध्यम से सत्र को संचालित करने की तैयारियों को पूरा कर लेने की आवश्यकता है, ताकि हम पेपरलेस विधानसभा की ओर आगे बढ़ पाएं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों और निर्यातकों की सभी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। लखनऊ में फल निर्यातकों और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि फ्रूट होराइजन 2026 कार्यक्रम का उद्देश्य देश में फलों के उत्पादन, गुणवत्ता सुधार, संस्करण और निर्यात को बढ़ावा देना है। प्रोसेसिंग उसको आगे बढ़ाना और हमारे यहाँ उत्पादन में हम अग्रणी हैं कई फलों में। आम में जितना हम आम उत्पादित करते हैं और जितनी अच्छी क्वालिटी का करते हैं दुनिया में नहीं होता। आम हो, अंगूर हो, केला हो, लीची हो, लेकिन एक्सपोर्ट हमारा काफी कम है। हम ये चाहते हैं कि हमारे फल, हमारी सब्जियां, उनका निर्यात बढ़े। निर्यात बढ़ेगा तो किसानों की आय भी बढ़ेगी और विदेशी मुद्रा भी हमारे देश में आएगी, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। और अब बात जनगणना की। राज्य में जनगणना 2027 के तहत स्वगणना की प्रक्रिया जारी है, जो 15 मई तक चलेगी। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनक ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण अंतर्गत अपनी स्वगणना पूर्ण की। इस अवसर पर झारखंड उच्च न्यायालय के महानिबंधक सत्य प्रकाश सिन्हा ने भी अपनी स्वगणना की प्रक्रिया पूरी की। रांची रेलवे स्टेशन पर चोरी की घटनाओं की शिकायत पर आरपीएफ पोस्ट ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। जांच के दौरान एक नाबालिग को प्लेटफॉर्म से पकड़ा गया, जिसने पूछताछ में अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर स्टेशन परिसर में कई मोबाइल चोरी करने की बात स्वीकार की। उसकी निशानदेही पर छापेमारी अभियान चलाकर न्यू पुंदाग और कटहल मोड़ क्षेत्रों से 8 आरोपियों को पकड़ा गया। इनके पास से 9 मोबाइल बरामद किए गए। रुक कर लेते मौसम का। राज्य में मौसम का मिजाज इन दिनों बदला हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने तात्कालिक चेतावनी जारी कर अगले कुछ घंटे के दौरान देवघर, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज और पश्चिमी सिंहभूम जिले में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। फिलहाल राज्य भर में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है और आपको बता दें कि 12 मई तक बारिश के आसार हैं। पिछले कुछ दिनों से राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 12 मई तक उत्तर पश्चिमी इलाका को छोड़ करके राज्य के दूसरे इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगी। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने तत्कालीन चेतावनी जारी करते हुए संथाल परगना और पश्चिमी सिंहभूम जैसे इलाकों में अगले कुछ घंटों के बाद तेज हवाओं के बीच बारिश होने की संभावना जताई है। मैं रविकांत कुमार, सहयोगी विकास कुमार के साथ, दूरदर्शन समाचार, रांची। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। कोडरमा में डीसी उत्कर्ष गुप्ता ने मीटा पोर्टल शिकायतों की समीक्षा की। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल समेत विभागों को एक हफ्ते में लंबित मामलों के निस्तारण का निर्देश दिया। बीडीओ और सीईओ को नियमित जन संवाद, क्षेत्र भ्रमण और स्कूल स्वास्थ्य केंद्र निरीक्षण के आदेश दिए गए। लोहरदगा में उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी संदीप कुमार मीना ने
ईवीएम वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया। उन्होंने सीसीटीवी, अग्निशमन उपकरण, डबल लॉक सिस्टम, सुरक्षा व्यवस्था और प्रवेश निकासी पंजी की जांच कर उप निर्वाचन पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए। देवघर में डीसी शशि प्रकाश सिंह ने देवीपुर प्रखंड अंचल और सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। लंबित शिकायतों, राशन वितरण, पेयजल, मनरेगा तथा स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। स्कूलों, आंगनबाड़ी में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रांची के सुकुरहुट्टू में आयोजित पंडित प्रदीप मिश्रा के श्री शिव महापुराण कथा कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने ऐसे आध्यात्मिक आयोजनों को नैतिक मूल्यों, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना के प्रसार में महत्वपूर्ण बताया। लोहरदगा में उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने निर्वाचन कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी छूटे मतदाताओं की मैपिंग जल्द पूरी करने का निर्देश दिया। बीएलओ को घर घर जाकर सत्यापन, हाउस लिस्टिंग, स्टिकर चिपकाने और मतदाता सूची अपडेट करने को कहा गया। लोहरदगा में डीसी संदीप कुमार मीना ने तकनीकी विभागों की समीक्षा बैठक में सड़क, पुल, स्कूल, सिंचाई और स्वास्थ्य योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। बारिश से पहले अधूरे कार्य खत्म करने और जर्जर सड़कों की सूची तैयार कर प्राथमिकता से निर्माण कराने को कहा। IIT-ISM धनबाद में दीप्ति लेडीज क्लब का वार्षिक समारोह उत्साह के साथ आयोजित हुआ। गीत, नृत्य, फैशन शो और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने कार्यक्रम को संस्थान परिवार में सकारात्मक माहौल मजबूत करने वाला बताया। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने युवा तैराक ईशांक सिंह को सम्मानित किया। ईशांक ने 9 घंटे 50 मिनट में 29 किलोमीटर लंबा पार्क स्ट्रीट पार कर सबसे कम उम्र के तैराक के रूप में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। चैम्बर ने उन्हें प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की। आगे बढ़ेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इधर कल खेले गए एक मैच में हैदराबाद ने पंजाब को 33 रनों से पराजित किया। आईपीएल समेत अन्य खेल जगत की खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। शानदार प्रदर्शन किया लड़कियों के अंडर 15 टीम ने। कुल 15 में से 14 पदक अपने नाम किए। वहीं लड़कों के अंडर 15 वर्ग में भारतीय मुक्केबाजों ने 15 में से 13 पदक पक्के कर लिए हैं। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच लखनऊ में खेला जाएगा। आईपीएल में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। पंजाब के लिए कुपकोनो ने 107 रन की नाबाद पारी खेली। हालांकि ये नाकाफी रही। सनराइजर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 235 रन बनाए। मौजूदा चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन ने चैंपियंस लीग के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में पीएसजी के बायर्न म्यूनिख को 6-5 के औसत से मात दी। अब 30 मई को होने वाले फाइनल में पीएसजी का सामना आर्सेनल से होगा। ओडिशा के कटक में 11 मई तक परिचय राष्ट्र कार्निवाल में आदिवासी कला और संस्कृति का उत्सव जारी है। देखिए रिपोर्ट। का भव्य संगम प्राचीन लोक संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखने के साथ साथ लुप्त होती जनजातीय कला कौशल के संरक्षण और प्रचार प्रसार के उद्देश्य से कटक के बालियात्रा मैदान में आयोजित किया गया है परिचय राष्ट्रीय आदिवासी कार्निवाल। ये मेला 2 मई से प्रारंभ हुआ और 11 मई तक चलेगा। इस मेले में 12 राज्यों और ओडिशा के 16 आदिवासी बहुल जिलों के व्यवसायियों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए विभिन्न वस्त्र, वन उत्पाद, पारंपरिक खाद्यान्न, हस्तशिल्प और हैंडलूम सामग्री की बिक्री के लिए 150 स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही प्रत्येक संध्या पर आदिवासी कला और संस्कृति को दर्शाते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला आदिवासी कलाओं और परंपराओं का संरक्षण कर उन्हें आम जनता तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। परिचय राष्ट्रीय आदिवासी कार्निवाल न केवल आदिवासी संस्कृति के प्रति सम्मान बढ़ा रहा है, बल्कि इस सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने के प्रयासों में भी एक कदम आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और आइए अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 7 मई साल 1960 को सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। भारत की सीमाओं और भारत के उत्तर और पूर्वोत्तर राज्यों के दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को विकसित करने के उद्देश्य से बीआरओ की नींव रखी गई। यह रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है। सड़क निर्माण के अलावा यह मुख्य रूप से भारतीय सेना की सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के साथ रखरखाव कार्यों को भी अंजाम देता है। इसके काम में फॉर्मेशन कटिंग, सरफेसिंग, पुल निर्माण समेत विभिन्न कार्य शामिल हैं। बीआरओ अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और नेपाल जैसे मित्र देशों में सड़क निर्माण करके पड़ोसी क्षेत्रों में भारत के रणनीतिक उद्देश्यों में योगदान देता है। आपदा प्रबंधन के तहत बीआरओ ने देश में सुनामी, भूकंप, बाढ़ और विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योग और आयुर्वेद के जरिए गुर्दे की पथरी का समग्र समाधान संभव है। इस रिपोर्ट में आइए जानते हैं कि क्या है वो आसान योगासन और आयुर्वेदिक उपाय जो किडनी को स्वस्थ और पथरी के खतरे को कम करने में सहायक हैं। गुर्दे में पथरी होना एक आम समस्या है जो काफी लोगों को प्रभावित करती है। गुर्दे में पथरी होना ये असुविधाजनक स्थिति है जिसमें अधिकतर लोगों में पीठ व कमर में तेज दर्द का लक्षण उत्पन्न होता है। मानव मूत्र में खनिज और एसिड लवण होते हैं। जब मूत्र में कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड और सिस्टीन जैसे पदार्थों का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है तो वो क्रिस्टल बन जाते हैं जो गुर्दे से जुड़ने लगते हैं और धीरे धीरे आकार में बढ़कर पथरी का रूप ले लेते हैं। गुर्दे में पथरी की समस्या से बचाव में उपयोगी है कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। 2 बहुत सरल से अभ्यास हम नियमित रूप से लेंगे। पहला अभ्यास लेंगे कूर्मासन का अभ्यास और कूर्मासन के उपरांत हम लेंगे मत्स्येंद्रासन का अभ्यास। कूर्मासन के अभ्यास के लिए हम इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाते हैं। आप वज्रासन में बैठ जाएं, कमर को सीधा रखें और फिर दोनों कोहनियों को यानी आपके जो एल्बोज हैं उनको अपनी नाभि नेवल के राइट और लेफ्ट में यानी राइट एल्बो को नाभि के राइट साइड, लेफ्ट एल्बो को नाभि के लेफ्ट साइड में टिकाएंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे और गर्दन को भी आगे की ओर झुका देंगे। यानी इस स्थिति में आना, एक्सेल, बेंट फॉरवर्ड। अपनी एक्सेल्ड पोजीशन को जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करके रखना और फिर इनहेल एंड बैक। बस इस अभ्यास को आपको 3 से 4 बार रिपीट करना है। ये हुआ हमारा पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास मत्स्येंद्र, क्योंकि मत्स्येंद्र एक एडवांस प्रैक्टिसेस में आता है तो हम अर्ध मत्स्येंद्र का अभ्यास लेंगे और अर्ध मत्स्येंद्र के अभ्यास के लिए हम इस प्रकार से दोनों पैरों को सामने की ओर फैला देंगे, कमर को सीधा कर देंगे। बाएं पैर को हमने फोल्ड किया है इस तरह से कि बाईं एड़ी आपके दाएं कूल्हे हिप को छू जाए और जो दायां पैर है वो इस तरह से खड़ा रहेगा। अब यहाँ आने के बाद हम अपना अपोजिट हैंड यानी दायां पैर हुआ तो लेफ्ट हैंड लेंगे और अपनी ही टखने को पकड़ लेना और दूसरी तरफ इस तरह से ट्विस्ट कर लेना। फाइनल पोजीशन में नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए और फिर सांस भरते हुए वापस आ जाएं। इसी प्रक्रिया को हम दूसरी ओर भी दोहरा लेते हैं। एक बार देखें और फिर वापस आ जाना। रिलैक्स कैसे होंगे? पैरों को सामने फैलाना, हाथों को पीछे दिखा देना, गर्दन को ढीला छोड़ना। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार में सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का विस्तार, गांधी मैदान में नए मंत्रियों ने ली शपथ। पटना में प्रधानमंत्री के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब।
वित्त मंत्री ने पलामू में जवानों से मुलाकात कर बढ़ाया हौसला। जामताड़ा में मंत्री इरफान ने सिंचाई और जल संरक्षण से जुड़ी 7 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। भाजपा ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल। जनजातियों की उपेक्षा का आरोप। कांग्रेस पार्टी में पत्राचार वार जारी। सहयोगी झामुमो ने दी मर्यादा में रहने की नसीहत। और विधानसभा के पुस्तकालय कक्ष में ई विधान पर कार्यशाला का आयोजन। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कार्य दक्षता पर दिया जोर। पेपरलेस कार्यवाही पर बल।